तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक डिजीज़ जिसे फिनाइलकीटोनुरिया कहा जाता है। फिनाइलकीटोनुरिया, अब ये कैसा डिजीज़ है, किस वजह से लाहिक होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स और ट्रीटमेंट इसका क्या है, इस वीडियो में हम इन तमाम को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर वेयर द फिनाइलएलानिन इज नॉट मेटाबोलाइज्ड। मतलब ये बीमारी मेटाबॉलिक सिस्टम से रिलेटेड है और फिनाइलएलानिन यहाँ पे जो दिया गया है, फिनाइलएलानिन ये बेसिकली एक अमीनो एसिड है जो हमारे जिस्म में तो नहीं बनता, लेकिन हम जब प्रोटीन कंटिन्यूस फूड को इंटेक करते हैं तब ये हमारे बॉडी में आता है, फिनाइलएलानिन। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पीएच एंजाइम, ये फिनाइलएलानिन फिनाइलकीटोनुरिया में मेटाबोलाइज नहीं होता, यानी इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती। किसकी वजह से? एब्सेंस ऑफ पीएच एंजाइम की वजह से। अब पीएच एंजाइम क्या है? बेसिकली ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। ये कहाँ पर पाया जाता है और कौन सा जीन इसे प्रोड्यूस करने में मदद करता है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें कि फिनाइलएलानिन किस चीज़ में पाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स होते हैं जो हम इनटेक करते हैं उसमें फिनाइलएलानिन होता है। तो ये सबसे पहले तो फिनाइलएलानिन एक अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन्स होता है। बेसिकली एक अमीनो एसिड है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और इसी वजह से ये प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स में पाया जाता है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम अमीनो एसिड के फार्मूले को ड्रन करेंगे। पी ए से मुराद फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन। अब यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यू इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। सबसे पहले तो ये अमीनो एसिड का सिंपलेस्ट फार्मूला है वो हम ड्रा करते हैं। यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे डिफरेंस है CH2 प्लस एक बेंजीन ग्रुप इसमें होता है। तो दोस्तों यहाँ पे CH2 प्लस एक बेंजीन ग्रुप यहाँ पे पाया जाता है फिनाइलएलानिन में। अब नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉर्मल पर्सन, जिससे फिनाइलकीटोनुरिया नहीं होता। अब अगर हम उसकी बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है, इसकी मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट कैसे होता है कि हाइड्रोक्सिलेशन होती है, इसमें एक OH ग्रुप इसमें ऐड किया जाता है, तो ये फिनाइलएलानिन से थायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों जब ये थायरोसिन में कन्वर्ट हो गया तो बाकी सारे का सारा फार्मूला यही रहेगा, बस एक यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ये थायरोसिन में एक्स्ट्रा है और ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से होता है। तो जब थायरोसिन बनता है तो थायरोसिन बेसिकली करता क्या है, सबसे पहले तो ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है सच एज डोपामिन, और इसी के साथ एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। अब डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यानी न्यूरॉन्स जब सिग्नलिंग भेजते हैं एक से दूसरे न्यूरॉन्स में तो ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यानी इसके बगैर न्यूरो ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही जीरो है। इसी के साथ साथ ये मेलानिन का प्रोडक्शन भी करता है। अब दोस्तों जब मेलानिन हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होगा तो हमारा जो स्किन कलर है हमारा, ये मेलानिन की वजह से है। जो हमारा हेयर्स का कलर है वो भी मेलानिन की वजह से है। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ स्किन, इसी तरह हेयर्स और समटाइम आईज, तो मेलानिन भी प्रोड्यूस होगा। अब ये मैंने नॉर्मल पर्सन की बात की है। यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस था फिनाइलएलानिन से फिनाइलएलानिन पीएच जो एंजाइम है इसके प्रेजेंस में
इसके प्रेजेंस में इससे बना थायरोसिन। थायरोसिन जब बन गया तो अब दोस्तों ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसमें मदद करेगा हमें और मेलानिन की प्रोडक्शन भी करेगा। अब क्या होगा अगर हमें फिनाइलकीटोनुरिया हो? ये बात हुई नॉर्मल पर्सन के बारे में। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो इसे समझने में। अब ये तो बात चल रही थी नॉर्मल पर्सन की। अब अगर हमें फिनाइलकीटोनुरिया हो यानी पीके हो तब क्या होगा? बेसिकली दोस्तों जो फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है इसे एक जीन बना रहा होगा। हर प्रोटीन के बनाने के, हर अमीनो एसिड के बनाने के लिए लाजमी बातें हमारे डीएनए, हमारे जीन में कोडिंग होगी, तो इसे एक जीन बना रहा होगा। अब वो जीन, उस जीन का नाम क्या है? बेसिकली उस जीन का ही नाम PAH है। PAH जीन। अब ये जीन कहां पर पाया जाता है? हमारे क्रोमोसोम्स नंबर 12 पर। क्रोमोसोम नंबर 12 पर यह पाया जाता है। अब क्रोमोसोम नंबर 12 पर कहां पर पाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। क्रोमोसोम नंबर 12 कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा क्रोमोसोम हो गया, इसका जो लॉन्ग आर्म है वो कुछ यूं लंबे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रोमोसोम ड्रा किया और यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट होता है जो PAH जीन है। अब इस क्रोमोसोम की इस लॉन्ग क्यू आर्म पर यहाँ पर ये PAH जीन मौजूद होता है और जाहिर सी बात है कि हमारे जो क्रोमोसोम है इसमें ये एक जो क्रोमोसोम है ये हमारे एक पेरेंट से आया होगा और ये दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आया होगा। अगर हम बात करें फिनाइलकीटोनुरिया की तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है रिसेसिव डिसऑर्डर। अब रिसेसिव डिसऑर्डर इसी को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक जीन म्यूटेड हो, जो एक पेरेंट से हमारे पास आया था एक क्रोमोसोम, वो म्यूटेड हो, लेकिन जो दूसरा क्रोमोसोम है उस पे हेल्थी जीन मौजूद हो, तब हमें ये फिनाइलकीटोनुरिया बीमारी लाहिक नहीं होगी, हमें ये बीमारी नहीं होगी। और अगर यहाँ पर जो एक पेरेंट है इसके क्रोमोसोम में भी ये जीन म्यूटेड है और जो दूसरा पेरेंट है इसके क्रोमोसोम में भी ये जीन म्यूटेड है, तब जाके हमें फिनाइलकीटोनुरिया होगा। तब जाके हमें फिनाइलकीटोनुरिया होगा। दोस्तों अगर हम चेकरबोर्ड की बात करें, बेसिकली दोस्तों चेकरबोर्ड यूज होता है कि अगर एक पेरेंट अफेक्टेड हो और दूसरा भी अफेक्टेड हो तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे कितनों में से इसकी रेशियो क्या बनेगी इस बीमारी की। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे एक चेकरबोर्ड ड्रा की दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे एक चेकरबोर्ड ड्रा कर दी। अब यहाँ पर मैंने दो अफेक्टेड पेरेंट्स लिए। फॉर एग्जांपल ये है एक अफेक्टेड, ये ए जो है म्यूट जीन को शो कर रहा है और ये दूसरा भी अफेक्टेड है। अफेक्टेड नहीं सॉरी कैरियर एक मैंने ली है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इनका जो ऑफस्प्रिंग है पहला वाला वो तो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होगा, दूसरा कैरियर होगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे रिसेसिव बार बार बोल रहा हूँ कि जो एक ऑफस्प्रिंग है इसमें दोनों रिसेसिव होंगे। इस रिसेसिव की सूरत में ये अफेक्टेड हो सकता है, ये फिनाइलकीटोनुरिया का शिकार होगा। अब अगर हम बात करें सिम्टम्स के बारे में, तो दोस्तों सिम्टम्स में सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है मेंटल डिसऑर्डर्स। दोस्तों मेंटल डिसऑर्डर्स, अब दोस्तों जाहिर सी बात है जब ये थायरोसिन बनेगा ही नहीं, जब फिनाइल एलानिन थायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो जो थायरोसिन की प्रोडक्शन है डोपामिन की, एपिनेफ्रिन की, नॉरएपिनेफ्रिन की, ये तो जाहिर सी बात है कि ये
स्लो हो गई, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। तो इस वजह से जो मेंटल डिसऑर्डर है, यानी जो न्यूरॉन में सिग्नलिंग्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में स्टॉप्ड हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें जो है मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होना पड़ता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो मेलानिन की मैंने बात की थी कि मेलानिन का प्रोडक्शन भी करता है थायरोसिन, तो मेलानिन भी नहीं बनेगा। दूसरी बात, मेलानिन नहीं बनेगा। मेलानिन मौजूद ना होने की सूरत में, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस है, क्योंकि मेलानिन हमारे स्किन्स में मौजूद होता है और हमारे स्किन में ये काम क्या करता है कि हमें जो सन के जो रेज होते हैं, कौन से रेज जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, जो हार्मफुल रेज है, उन रेज से हमें बचाता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये सीजर्स भी शिकार कर सकते हैं हमें। अब दोस्तों सीजर्स है क्या? सीजर्स झटके को बोलते हैं। जब इंसान को जल्दी ज़्यादा गुस्सा आता है, इंसान जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, इसे सीजर्स कहा जाता है। और इस फिनाइलकीटोनुरिया की वजह से हमें सीजर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे तो मस्टी ऑर्डर में क्या होगा, जो बासी सा स्मेल है हमारे जिस्म से आएगा, हमारे यूरिन से, हमारे सांस से, ब्रेथ से और हमारे स्किन से मस्टी ऑर्डर आएगा। और इसी तरह नो न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये तो मैंने बात सबसे पहले की कि न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेंगे। तो दोस्तों ये थी फिनाइलकीटोनुरिया। इसके बारे में कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों एक क्विक रिव्यू करते हैं हमने जो आज पढ़ा। सबसे पहले फिनाइलकीटोनुरिया ये एक ऐसा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें फिनाइल एलानिन एक अमीनो एसिड है, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती पीएच एंजाइम की एब्सेंस की वजह से। अब दोस्तों फिनाइल एलानिन वो फूड में पाया जाता है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन कंटेनिंग फूड में फिनाइल एलानिन होता है और जब हम इसे इंटेक करते हैं तो ये फिनाइल एलानिन फूड के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर होता है। तो फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। फिनाइल एलानिन नॉर्मल बंदे की अगर हम बात करें तो फिनाइल एलानिन पीएच एंजाइम, जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में थायरोसिन में कन्वर्ट होता है और थायरोसिन में कन्वर्ट होकर थायरोसिन न्यूरोट्रांसमीटर सबसे पहले बनाता है, प्रोडक्शन करता है डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसी तरह मेलानिन की प्रोडक्शन भी करता है। और अगर हम बात करें अफेक्टेड पर्सन के बारे में जिससे फिनाइलकीटोनुरिया हो, तो उसमें दोस्तों जो जीन है जो फिनाइल पीएच एंजाइम बना रहा है इसे प्रोड्यूस नहीं करता, वो जीन ही म्यूट होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 पर पाया जाता है। उसकी म्यूटेशन की वजह से ये पीएच एंजाइम ही नहीं बनता, जिसकी वजह से थायरोसिन नहीं बनता और थायरोसिन की ना बनने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते। इसी तरह जो न्यूरोट्रांसमीटर जब नहीं बनेंगे तो सिग्नलिंग का प्रॉब्लम आएगा, सीजर्स होंगे, मेंटल डिसएबिलिटीज होंगे और जो फिनाइल एलानिन रह गया वो अक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे हमारे ब्रेन में। जब ये ब्रेन में एक्युमुलेट होंगे तो फिनाइल पायरुविक एसिड बनाएंगे। फिनाइल पायरुविक एसिड, जब फिनाइल पायरुविक एसिड बनेगा तो ये हमारे न्यूरॉन पे सब ज्यादा अफेक्ट करेंगे। हमारा जो न्यूरॉन का जो रियल साइज एंड शेप है उसे काफी ज्यादा मिकदार में मुतासिर करके उससे बहुत खोखला सा बना देंगे, जिससे जो न्यूरॉन की सिग्नलिंग है वो भी कमजोर होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।